तो देश के आर्थिक हालात पर बीजेपी के बड़े नेता और पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने सरकार पर निशाना साधा है। यशवंत ने साफ कहा है कि देश की गिरती अर्थव्यवस्था के लिए सरकार की नीतियां जिम्मेदार और खासतौर पर जीएसटी और नोटबंदी जैसे फैसले पर अर्थव्यवस्था के लिए आत्मघाती कदम साबित हुए हैं, ये भी उन्होंने कहा। बिल्कुल, वहीं सरकार की तरफ से साफ कहा गया है कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। क्या वाकई देश की अर्थव्यवस्था की हालत बेहद खराब है? क्या वाकई जीएसटी ने देश की इकोनॉमी पर बुरा असर डाला है? क्या नोटबंदी के फैसले ने अर्थतंत्र की कमर तोड़ दी है? ये सवाल किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और देश के पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा के एक लेख के बाद उठ रहे हैं। यशवंत सिन्हा ने एक आर्टिकल में सरकार की नीतियों पर न केवल हमला बोला है बल्कि उन्होंने देश के वित्त मंत्री को गिरती अर्थव्यवस्था के लिए जिम्मेदार ठहराया है। यशवंत सिन्हा ने क्या कहा है, सबसे पहले इस पर नजर डालिए। देश की इकोनॉमी की हालत खराब है। पिछले 2 दशक में प्राइवेट क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट सबसे कम रहा है। जीएसटी को गलत तरीके से लागू किया गया, इससे लाखों लोग बेरोजगार हो गए। नोटबंदी सबसे बड़ा इकोनॉमिक डिजास्टर साबित हुआ। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करीब करीब ठप हो चुका है। यशवंत सिन्हा के इस लेख से विपक्षी दलों को हमलावर होने का मौका मिल गया। मुझे खुशी है कि इस देश में अभी भी कुछ लोग हैं, बीजेपी में भी, कि जो सरकार की परवाह नहीं करते, पार्टी की परवाह नहीं करते, लेकिन जो देश में जो कुछ हो रहा है उसको कहने की हिम्मत और जरूरत रखते हैं। बहुत सारे बीजेपी के नेता भी वही सोचते हैं जी। उनमें मंत्री भी हैं, उनमें एमपी भी हैं, उनमें एमएलए भी हैं, उनमें चीफ मिनिस्टर भी हैं। व्यक्तिगत तौर पर हमसे वो बातें करते हैं और कहते हैं, लेकिन हिम्मत नहीं आती है। तो इस हिम्मत की मैं दाद देता हूं। यशवंत सिन्हा ने अपने आर्टिकल में आला बीजेपी नेताओं की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। वहीं गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सरकार के बचाव में मोर्चा थामा। दुनिया इस सच्चाई को स्वीकार करती है कि भारत पूरे वर्ल्ड की एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। और इस सच्चाई को किसी को भूलना नहीं चाहिए। और आर्थिक मामलों में अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की एक साख बनी है। गिरती अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए मोदी सरकार कई बैठकें कर चुकी है। सरकार ने 4 सूत्री फॉर्मूले पर जोर दिया है ताकि गिरती अर्थव्यवस्था काबू में की जा सके। साथ ही पीएम मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद का भी गठन किया है। सरकार का रोजगार बढ़ाने वाले सेक्टरों पर जोर रहेगा। स्टार्टअप और स्टैंड अप इंडिया के तहत ज्यादा फंड दिया जाएगा। बैंकों को ज्यादा पूंजी उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार का हाउसिंग और कंस्ट्रक्शन सेक्टर पर खास जोर होगा। एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए सरकार नई रणनीति बनाएगी। जाहिर है सरकार गिरती अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए पूरा जोर जरूर लगा रही है। टीम न्यूज़ नेशन। बिल्कुल, तो अर्थव्यवस्था से जुड़े सवाल बेहद गंभीर हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, हमारे साथ और आर्थिक मामलों के जानकार मनोज गैरोला साहब जुड़ रहे हैं, अर्थशास्त्री यामिनी अग्रवाल हमारे साथ जुड़ रही हैं, साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी की तरफ से जुड़ रही हैं प्रियंका चतुर्वेदी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जुड़ रहे हैं प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब। अग्रवाल साहब, आपसे ही समझना चाहूंगा, अब तक तो विपक्ष हमलावर था, अब तो अपने ही सवाल खड़ा कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, जो अगर आप ये यशवंत सिन्हा जी ने जो कहा है वो उनकी ओपिनियन है, और ओपिनियन को आप कभी भी चीज़ों को उस तरह नहीं ले सकते। कई कारण होते हैं। वस्तुतः अगर हम देखें तो आर्थिक जगत में जिस तरह की अर्थव्यवस्था को हमने इनहेरिट किया था उसके हिसाब से आज मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स बहुत अच्छे हैं। आप मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स चाहे इन्फ्लेशन को ले लीजिए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को ले लीजिए, एफडीआई को ले लीजिए, इन्फ्लेशन को ले लीजिए, तो यह सारे बहुत मैक्रो इकोनॉमिक पैरामीटर्स जब अच्छे हैं तो आप इकोनॉमी को कैसे कह सकते हैं कि खराब है? हाँ, कुछ जो समस्याएं हैं वो तो सरकार खुद ही कह रही है कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो नहीं आया उसको टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ने पब्लिक इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट इतना बढ़ाया है। और आप सरकार का फोकस देखिए, जो गरीब कल्याण योजनाएं हैं, जो गरीबों के हित के लिए है, हमारे को सरकार की पॉलिसीज को सरकार के ऑब्जेक्टिव्स के साथ एनालाइज करना चाहिए। पहला हमारा मेन ऑब्जेक्टिव था देश में कई हुई बातों को आप सिरे से खारिज कर रहे हैं, या कोई ऐसी बात जो उन्होंने सही कही है और उस पर चिंता कर रही है सरकार? एक्नॉलेज करते हैं क्या उनकी बातों को?
उन्होंने जो कुछ बातें कही नहीं, उन्होंने जो अपनी ओपिनियन कही है और सिलेक्टिव कोटेशन ऑफ डेटा किया है वह गलत है। उन्होंने कुछ समस्याएं की हैं तो वो समस्याएं तो हम भी बता रहे हैं जी। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को सरकार अपने आप एग्री कर रही है कि सरकारी नौकरी जो एनएसएसओ के डेटा हैं, सरकारी नौकरी पे अगर आप एनालाइज करेंगे तो उसमें कमी आई है, लेकिन आप उसको मुद्रा बैंक के साथ स्वरोजगार योजनाओं के साथ देखेंगे तो 8 करोड़ मुद्रा बैंक की लोन दिए गए, 35 लाख करोड़ के लोन दिए। तो जो स्वरोजगार योजना पे हमारा फोकस है और आप कहोगे कि इनने सरकारी नौकरियां नहीं क्रिएट की, तो हम तो खुद ही कह रहे हैं सरकारी नौकरियों उसी फॉर्मूले के तहत पिछली सरकारों में भी रजिस्टर होते थे, जिस फॉर्मूले की बात इस वक्त सरकार कर रही है। प्रियंका चतुर्वेदी भी कांग्रेस से हमारे साथ बनी हुई है, उनकी मुस्कुराहट देखकर लगता है, उनसे पहले प्रतिक्रिया ले लेते हैं। प्रियंका नमूरा को देख लीजिए, नहीं मैं वर्ल्ड बैंक अगर आप एनालिसिस करिए जी, एक बार प्रियंका जी से पूछ लेते हैं। सबसे पहले तो मैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी से कहूंगी कि जो वो सवाल आज यशवंत सिन्हा जी पे उठा रहे हैं वो शायद भूल जाते हैं। अरे आप वर्ल्ड बैंक के आंकड़े ना देखिए, आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की रिपोर्ट देख लीजिए, आपको सारे जवाब मिल जाएंगे। तो क्या आप भूल जाते हैं यशवंत सिन्हा जी पिछले आप ही के कार्यकाल में 2 बार वित्त मंत्री रह चुके हैं। तो आज आप सवाल जो उठ खड़े कर रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में और उनके इंडिकेटर्स के बारे में, तो आप सवाल उन वित्त मंत्री पे उठा रहे हैं जिन्होंने काफी, मैं कहूंगी कि देश के विकास में योगदान दिया है। आज उन्होंने सवाल किन मुद्दों पे खड़े किए हैं? उन्होंने कहा है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन कोलैप्स हो चुका है, बिल्कुल। वो बता रहे हैं जीडीपी फिगर और ये बोल रहे हैं हमें किस तरीके की सरकार मिली थी। इनको बता दूं, जब इनको सरकार हमने सौंपी थी एक्सपोर्ट्स 18% की ग्रोथ पे था, आप -4% पे ले आए हैं। आज अगर हम जीडीपी की बात करें 9% के रफ्तार पे चल रहा था, आप ग्रोथ एवरेज 4.7 क्वार्टर्स में गिरा कर आज 5.7% पे ले आए हैं। आप 2 करोड़ नौकरी के वादे करने वाले प्रधानमंत्री से आज पूछे कि आज 2 लाख नौकरियां भी नहीं ला पा रहे हैं, तो ये सवाल उठ खड़ा होता है। अब तीसरा आपसे बात मैं पूछना चाहती हूँ, आप कहते हैं अरे क्यों आप बीच में बोल रहे हैं? मैं आपको बहुत शांति से सुन रही थी गोपाल अग्रवाल जी, मुझे पता है आज भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रवक्ता बौखलाए हुए होंगे, उनके पास कोई जवाब नहीं होगा, पर इसका मतलब ये नहीं है कि जब हम आपसे सवाल पूछ रहे हैं ये यशवंत सिन्हा जी की कहे हुए बातों को आपको याद प्रियंका जी सवाल कीजिए, बीच में प्रियंका जी सवाल कीजिए, को देख लीजिए, आप कंजम्पशन को देख लीजिए, इंडस्ट्रियल कंजम्पशन देख लीजिए, कंजम्पशन देख लीजिए, कंज्यूमर कंजम्पशन देख लीजिए, आप एक्सपोर्ट्स के आंकड़े देख लीजिए, आप आईआईपी फिगर्स देख लीजिए। ठीक है, लेकिन इन सब के बीच प्रियंका चतुर्वेदी एक सवाल आपसे, ऐसा मापदंड और एक लाख प्रियंका चतुर्वेदी एक सवाल आपसे भी करूंगा, लेकिन उससे पहले मनोज गैरोला साहब आपसे समझना चाहूंगा, जो बात गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी कह रहे हैं उसको थोड़ा एक आर्थिक मामलों के जानकार के तौर पर समझाइए कि जो फंडामेंटल्स हैं हमारे देश की अर्थव्यवस्था के, क्या वाकई वो गड़बड़ाए हुए हैं? जी हाँ, देखिए इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि आज जो फंडामेंटल्स हैं, जैसे जो मतलब जो भी हमारे फिगर्स हैं वो सारे के सारे काफ़ी नीचे हैं। एक सबसे बड़ा दुख ये है कि जो भी ग्रोथ हो रही है, भले ही वो 5.7% हो, उसमें जॉब्स बिल्कुल भी नहीं है। तो जिसको जॉबलेस ग्रोथ कैसे कहते हैं आज की डेट में, वो है, और इसका नुकसान पूरे इकनॉमी को, पूरे समाज को सबसे ज़्यादा होता है। लेकिन अगर हम देखें कि क्या ये बीजेपी के कारण हुआ, तो ऐसा नहीं है, ये कांग्रेस के टाइम से ही ये सारे के सारे इंडिकेशंस आने शुरू हो गए थे। किसी भी इकनॉमी की ग्रोथ में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा उसका कंट्रीब्यूशन होता है। ये कांग्रेस के ही टाइम से जो था कि ये कांग्रेस के टाइम से ही जो इन्वेस्टमेंट था उसके नेगेटिव सेंटीमेंट्स काफ़ी ज़्यादा थे। ठीक, तो इसके कारण इन्वेस्टमेंट नहीं आ पाया। ठीक है, आपने रातों रात ये स्थिति नहीं हमारे साथ। यामिनी अग्रवाल भी हमारे साथ बनी हुई इकोनॉमिक्स है। यामिनी, अभी तक जिस तरह से वरिष्ठ नेता ने बयान दिया है और अभी तक जिस तरह से हम देखते आए हैं कि जीडीपी की जो दर है और जो कुछ भी डेटा सामने निकल कर आ रहा है, सरकार के इतने ज़रूरी कदम उठाए जाने के बावजूद भी कहाँ पर कुछ कमी रह पा रही है? जी, अगर आप देखें तो आप एक जीडीपी ग्रोथ रेट चाह रहे थे 7.5% के आसपास, और जब क्वार्टर का जीडीपी ग्रोथ रेट आया तो वो 5.7%, तो वहाँ पे एक झटका लगा, क्योंकि हम सोच रहे थे कि एक हम बहुत अच्छी इकोनॉमी ग्रोथ रेट पाना चाहते हैं। अगर हम देखें तो इसको एक ट्रांजिटरी फेज़ कह सकते हैं, जिसका जो है अभी हमें पता नहीं है कि ये पूरी तरीके से सिर्फ जीएसटी का जो इफ़ेक्ट है वो
आ गया है या नहीं आया है अभी तक पूरी तरीके से, या ये नेक्स्ट क्वार्टर में भी इफेक्ट करेगा जी। जब कोई भी बड़ा रिफॉर्म जैसे डीमोनेटाइजेशन हो, जिसके अंदर पैरेलल इकोनॉमी पे इफेक्ट किया जाए, जिसके ऊपर कंजम्पशन पे भी असर हो, या फिर एक बड़ा रिफॉर्म जैसे एक टैक्स लाना जीएसटी जैसा वो लाया जाए, तो इकोनॉमी में उथल पुथल तो होती है। अब उस उथल पुथल तो क्या में हम इसको ये माने कि जीडीपी जिस तरह से घट रही है, नोटबंदी इसका कारण है क्या? जी, अगर ये नहीं मान सकते कि जीडीपी जो घट रही है उसका नोटबंदी कारण है, पर उसके असर जरूर नजर आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि उसका असर नहीं है, पर अगर आप देखें देश संसार भर में भी मंदी का ही माहौल चल रहा है। तो लेकिन इन सब के बीच प्रियंका चतुर्वेदी, एक चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा। देखिए, तमाम जानकार ये कह रहे थे कि जीएसटी लागू होने के बाद शुरुआती दौर में कुछ दिक्कतें आएंगी, खुद सरकार मानती थी। गोपाल कृष्ण अग्रवाल यहाँ भी कह रहे हैं कि वो इस बात से इत्तेफाक रखते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि कुछ दिन इंतजार करना चाहिए जीएसटी के बेहतर नतीजे के लिए, ना कि बात बात पर हमलावर हुआ जाए? आप बात करें, नहीं, सबसे पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आता क्या मजबूरी रही होगी अर्थशास्त्रियों की कि आज सारे पैमाने पे ये सरकार विफल हो रही है, फिर भी वो दोष पिछली सरकार को दे रहे हैं। दुख होता है कि इतनी बड़ी सरकार, एक सिंगल लार्जेस्ट पार्टी मेजॉरिटी बनकर आई सरकार पे कोई सवाल उठ खड़े नहीं हो रहा है। अब जब सवाल उनके खुद के लोगों से खड़े हो रहे हैं और पिछले वित्त मंत्रियों से खड़े हो रहे हैं, फिर भी सरकार को बचाने में लगे हुए हैं। आपको बीच में रोक रहा हूं, यशवंत सिन्हा की छटपटाहट भी हो सकती है, पार्टी से बाहर है, मुझसे पहले हाशिए पर है एक तरीके से, हो सकता है उनकी छटपटाहट हो। जैसे ही उनका ये बयान आता है तो कांग्रेस पार्टी भी साथ खड़े हो जाती है। आप कह रहे हैं कि पिछले 3 लोगों ने, अरुण शौरी हो, सुब्रमण्यम स्वामी हो जी, एक मिनट कहिए। आप कह रहे हैं दुनिया के सारे अर्थशास्त्री गलत बात कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि इनके खुद के भारतीय जनता पार्टी के खुद के 3 एमपीज आकर बात करते हैं, प्रीवियस एमपीज मिनिस्टर्स आकर बात करते हैं, वो गलत कह रहे हैं, और बाकी जो भी आंकड़े सामने आ रहे हैं वो भी गलत कह रहे हैं। चलिए, गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, सबसे पहले जो प्रियंका जी कह रही हैं वो बड़ी वाजिब बात है, थोड़ा बता दीजिए। अरुण शौरी, सुब्रमण्यम स्वामी साहब ने तो कहा कि हमने 1.5 साल पहले बाकायदा पत्र लिखा प्रधानमंत्री को, और अब उसके बाद यशवंत सिन्हा। सवाल तो आप ही के लोग खड़ा कर रहे हैं, और जैसा प्रियंका जी कह रही है जेन्युइन सवाल खड़े कर रहे हैं आंकड़ों के साथ। गोपाल, देखिए, अगर आंकड़ों की बात करनी है तो मैं आपको बता दूं कि जो सारे जो आंकड़े हैं वो बड़ी अच्छी तरह से बताते हैं। हमारे को वर्ल्ड बैंक का एस्टिमेट है कि हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट एवरेज 8% से ऊपर होगी। नमूरा ने 7.5% ग्रोथ की एक्सपेक्टेशन की है। आप एफडीआई जो पैसा लगाता है, एफडीआई कैसे आ रही है विश्व में, जो पैसा लगाता है अल्टीमेटली, आप कितनी डिस्कशन करिए, पैसा लगाता है वही असली एनालिसिस करता है। उनके हिसाब से एफडीआई कितना ग्रोथ हो रहा है। कांग्रेस के टाइम पे एवरेज ग्रोथ 10 साल की 4.7 थी, हमारे टाइम पे गोपाल जी माफ कीजिए, प्रियंका कुछ कहना चाहिए। प्रियंका कहिए, आप इसका जवाब देना चाहती हूं जी, कहिए प्रियंका। बात आपको मैं बता दूं, गोपाल जी माफ कीजिए, बीच में रोक रहे हैं। प्रियंका जी कुछ कहना चाह रहे हैं। तो इतना दुख होता है, इतना दुख होता है कि आप यशवंत सिन्हा की बात एसबीआई की रिपोर्ट को ये दरकिनार कर देते हैं। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट आई है, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट को ये ध्यान नहीं देंगे। फाइनेंशियल टाइम्स ने बाकायदा जिम्मेदार प्रधानमंत्री को माना है, उसको वो बताएंगे नहीं। अरे फिक्स कोर्स तो आप दे रहे हैं। प्लीज मुझे कंप्लीट करने दीजिए अग्रवाल जी, मुझे समय दिया गया है, मुझे बोलने दीजिए। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट देख लीजिए, फाइनेंशियल टाइम्स की रिपोर्ट देख लीजिए, और घर का ही स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, आप उसकी रिपोर्ट पढ़ लीजिए। वो सभी आपको बताएंगे कि हर पैमाने में आप किस तरीके से फेल रहे हैं। अच्छा, बार बार कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, एफडीआई इन्वेस्टमेंट, एफडीआई इन्वेस्टमेंट कितना इंफ्रास्ट्रक्चर में आया है। प्रियंका आएंगे आपके पास। सर, आपसे सीधा सा सवाल ये मैं समझना चाहती हूँ कि जो डेटा अभी आया है जीडीपी के, अब अगर हम दर की बात करें, कंज्यूमर को इससे कितना नुकसान, कितना फायदा, किस तरह की आप फ्लेक्सिबिलिटी देखते हैं? देखिए, कंज्यूमर ऑलवेज ये चाहता है कि हमारे पास एक परचेजिंग पावर हो और इकोनॉमी बूम करें, ताकि नौकरी हो लोगों में, हमारे परिवार के लोगों को नौकरी मिले, हर एक व्यक्ति एक प्रोडक्टिव काम करने में एंगेज्ड हो जाएं। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए हम लोग, अब देखिए, आपको एक चीज़ समझना होगा, जो बयान दिए हैं यशवंत सिन्हा जी ने, उन्होंने एक अलर्ट किया है। इसी अलर्ट क्यों? क्योंकि यदि कुछ भी चीज़ स्लाइड करता है तो उसका कारण क्या है वो समझना बहुत ज़रूरी है जी। और हमारे नज़रिया से ये कारण केवल यही है क्योंकि देयर इज़ अ
ह्यूज रिफॉर्म्स जो इकोनॉमिकली इट्स टेकिंग प्लेस। पहले सारे कई मतलब परसेंटेज, हाई परसेंटेज कैश में डील होता था, जिसका कोई मतलब एक कोई आंकड़े नहीं थे, कितने थे। अभी धीमे धीमे करके लोग भी सस्पिशियस हो रहे हैं कि ये किस तरफ जा रहा है, तो वो सोचकर खर्चा कर रहा है, वो सोचकर अपने पैसे को बैंक में जमा कर रहे हैं, वो सोचकर समझ रहे हैं कि हमको कितना निवेश करना चाहिए, क्या इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। इसी नीतियों में भयंकर चेंज आ रहा है, ये समझ लीजिए बात को। तो और कंज्यूमर चाहता है कि नीतियों में एक ऐसा संतुलन रहे कि वो डेवलपमेंट और शायद ये संतुलन सर अभी तक उतना बैठ नहीं पाया है, जो सामंजस्य है वो हम बिठा नहीं पा रहे हैं। कोशिश भी लगातार की जा रही है, तमाम तरह के कदम मौजूदा सरकार भी उठा रही है और पिछली सरकार ही कहती है कि उसने भी इस तरह के कदम उठाए हैं। तो यशवंत सिन्हा ने अपने आर्टिकल में जीएसटी पर सवाल उठाए, जबकि हकीकत यह है कि जीएसटी की कल्पना वाजपेयी सरकार के जमाने से ही की जा रही थी। जीएसटी का फैसला सर्वसम्मति से लिया गया था और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने यही बात कही है। आपने देखा होगा गत 3 वर्षों में इतने बड़े पैमाने पे रिफॉर्म हुआ, बदलाव हुआ, नए नए स्ट्रक्चरल चेंजेस हुए अर्थव्यवस्था में, काम करने के ढंग में, सरकार की सोच में, जिसके कारण जो चीजें कभी किसी की कल्पना में नहीं थी भारत में हो सकती है। उदाहरण के लिए जीएसटी, आखिर इतने वर्षों से लोग काम कर रहे थे, लेकिन एक ऐसी अर्थव्यवस्था बनाना जिसमें पूरे भारत को एक मार्केट बना सके, और ये सबकी सहमति से। जीएसटी काउंसिल में आखिर हर राजनीतिक दल के प्रतिनिधि हैं, हर राज्य के प्रतिनिधि हैं, कांग्रेस के 6 हैं, वामपंथियों के 2 हैं, दिल्ली की सरकार के प्रतिनिधि हैं। हर मीटिंग में सर्वसम्मति से फैसले लेके भारत में जीएसटी को लागू कर पाना, मैं समझता हूं इतना बड़ा कदम हुआ है। और इतने बड़े जब स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, ट्रांसफॉर्मेशन करते हो, बदलाव लाते हो, तो उसके लिए एक सक्षम नेतृत्व चाहिए। बिल्कुल, तो सरकार गंभीर है लेकिन विपक्ष सहमत नहीं है और सत्ता पक्ष के सहयोगी भी सहमत नहीं। लेकिन प्रियंका चतुर्वेदी, सवाल नैतिकता का भी है। 2008 की मंदी का असर निर्यात पर किस तरीके से पड़ा था मुझसे बेहतर आप जानती हैं। 2010 में फूड इन्फ्लेशन 20% की रफ्तार से बढ़ रहा था। विपक्ष का आरोप है आपकी सत्ता में रहते हुए 12 लाख करोड़ रुपए के घोटालों का। जिस ग्रोथ की आप बात कर रही थी वो जॉबलेस ग्रोथ थी, ये आप पर आरोप लगता था और अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसीज आपको भी डराया करती थी। क्या नैतिकता की गुंजाइश बचती है कि मौजूदा सरकार पर आप सवाल करें? नहीं, आप देखिए, ऐसा है, नैतिकता की गुंजाइश को ही लेकर 2014 में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाकर आई थी और आप 12,000 लाख करोड़ के स्कैम्स की बात कर रहे हैं। आप उनमें से मुझे बताइए कौन सा ऐसा स्कैम है जो फाइनल कंक्लूजन तक पहुंचा है और किसी को भी गिल्टी ठहराया हो। आपके मंत्री तो जेल गए हैं, हवेबाजी विषयांतरम हो जाएंगे, भटकते नहीं। ये सरकार ने की थी और ये सरकार की अब दायित्व बनता है। मुझे कंप्लीट करने दीजिए, मुझे कंप्लीट करने दीजिए, मुझे प्लीज कंप्लीट करने दीजिए। मैं आपके बीच में नहीं बोल रही थी, आपसे कोई सवाल आपने सवाल पूछा है, उसका जवाब सुनिए। तीसरी चीज आपने कही कि 2008 की आपने याद दिलाई। बहुत अच्छा है आपने 2008 याद दिलाया, क्योंकि शायद आप भूल जाते हैं कि हमारा ही देश नहीं पूरी दुनिया प्रभावित थी किस तरीके से इकोनॉमिक मेल्टडाउन हुआ था। और उस मेल्टडाउन के बावजूद हमारी सरकार ने ये पूरी कोशिश की, और पूरी कोशिश ही नहीं कि हम सक्सेसफुल रहे कि हमारा जीडीपी का रफ्तार भले ही कम हुआ हो पर नेगेटिव ग्रोथ नहीं हुई हो। तो ये सारे जो आप लोग सवाल उठ खड़े करते हैं 2008 के, 2009 के, भूल जाते हैं पूरी दुनिया में क्या अर्थव्यवस्था का हाल था। इकोनॉमीज कोलैप्स हो गई थी, देश कोलैप्स हो गए थे, हम फिर भी उसको आगे बढ़ाते रहे। लेकिन गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, 2 करोड़ नौकरियों, प्रियंका चतुर्वेदी कह रही है कि देखिए हम बेहतर नहीं कर पाए इसलिए 2014 में आपको चुना गया। लेकिन 2014 के बाद आज जब हम चर्चा कर रहे हैं तो स्थिति को समझिए। पेट्रोल 80 रुपए लीटर तक बिक रहा है, आपका जीएसटी का जो नेटवर्क है वो बेहतर तरीके से काम नहीं कर पा रहा है, रोजगार को लेकर सवाल है और अब ग्रोथ को लेकर भी सवाल है। तो अंतर है कहां? देखिए, पहली बात मैं कहना चाहता हूँ, प्रियंका जी क्या कह रही हैं उससे अभी मतलब नहीं। पहली बात आप समझिए कि हमारे यहाँ ग्रोथ हुआ। सुनिए, अब सुन लीजिए आप प्रियंका जी, मुझसे प्रश्न है, आपको मैंने सुन लिया, शांति से सुना है, अब आप दूसरों को सुनिए। प्रियंका जी आपको मैंने सुन लिया, शांति से आप सुनिए। किस तरीके की जीएसटी आप लाए हैं? गोपाल जी, जीएसटी वो नहीं है
जिसका डिस्कशन हमने 10 साल किया, और इस सरकार जब बात करें इन्फ्लेशन की, बढ़ते इन्फ्लेशन की, आज इन्फ्लेशन में उस समय पे क्रूड ऑयल के प्राइसेस क्या थे और क्रूड ऑयल के प्राइस के समय पे क्या है, फिर भी देश को उसका फायदा नहीं मिल रहा है, तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की बनती है। अब समय आ गया है कि आप लोग सब सवाल उठ खड़े कहें, बदतमीज, आप सवाल बहुत अच्छा, आपने जवाब बहुत अच्छा दिया, बदतमीज की बात कर रहे हैं। नहीं, इस तरह की भाषा आप लोगों से सीखनी चाहिए कि आपके प्रवक्ता किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। गोपाल जी, आप सवालों का जवाब दें जो मैंने आपसे पूछा। भाषा आप लोग इस्तेमाल करते हैं, गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब, सवालों का जवाब दीजिए। पाठ मुझे ना आकर सिखाएं, मैं आपको या टेलीविजन चैनल पे आकर ना बोलें। आपके प्रवक्ता, चुने हुए राष्ट्रीय प्रवक्ता क्या भाषा इस्तेमाल करते हैं? गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी, आप अपनी बात कहें, उस पे सवाल तो प्रियंका सुन लेते हैं, होने चाहिए। प्रियंका सुन लेते हैं एक बार। देखिए, सबसे पहली बात है कि हमारे देश में इकोनॉमिक ग्रोथ हुई थी, लेकिन उसका फायदा कुछ चुने हुए लोगों को मिल रहा था। इसका मतलब क्योंकि देश के 58% जो जनसंख्या, जो सकल घरेलू वेल्थ थी, वो 1% करप्शन लोगों के पास एक्यूमुलेटेड थी। तो यह जो पूरी बात थी 97%, ये चुप तो होंगे तभी तो बात होगी। नहीं, वो चुप है, आप कहें अपनी बात। देखिए, वो चुप है, आप अपनी बात कहें गोपाल जी, और ईमानदारी से जवाब दीजिएगा। गोपाल कृष्ण अग्रवाल, ईमानदारी से जवाब दीजिएगा, वो सुन रहे हैं। जीडीपी ग्रोथ, हाँ, सबसे पहली बात है, मैं पहले कह दूं कि जो देश में जीडीपी ग्रोथ अभी 60-65 साल में हुई थी, तो उसमें से किस लोगों को फायदा हो रहा था? एक चुने हुए लोगों को फायदा हो रहा था, जिसके कारण ये देखे इनको ये बात है, मेक इन इंडिया के बावजूद भी रोजगार के जो उत्सव है वो पैदा क्यों नहीं हो पा रहे? ये सरल सा सवाल है मेरा आपसे। 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा। प्रियंका, आप सवाल सुन ले, क्योंकि सारी चर्चा फिर ऐसे ही फिर चर्चा हो नहीं पाती, और भी गेस्ट एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ बैठे हैं, उनसे भी तमाम चीजें समझनी है। थोड़ा धैर्य रख, पास जवाब है नहीं। प्रियंका, थोड़ा धैर्य रख। 14 में क्या-क्या बातें, प्रियंका, 4 मेहमान और हैं आपके अलावा इस चर्चा में, सुन लेते हैं। अभी मुझे बोलने का मौका नहीं दिया। प्रियंका, आपसे गुजारिश है, सुन लेते हैं जरा एक बार। आप लोग 2 एंकर्स हैं, नहीं, आप 2 एंकर्स हैं, आपसे ये एक्सपेक्टेड नहीं है अनुराग जी कि आप इतने बड़े सवाल खड़े करें। गुजारिश है कि सुन लें आप एक बार। सरकार की जवाबदेही है, सरकार का काम है जवाब देना, जवाब तो सुन लें उनका। कहते नहीं है कि अपने शब्दों को वापस गोपाल कृष्ण अग्रवाल को सुन तो लें आप एक बार। आप कैसे पहले ही नतीजे पर पहुंच रहे हैं? हमारी बदतमीजी कराने के लिए बुलाते हैं। चलिए, मुझे लगता है कि आप मेरी बात को भी, आप मेरी गुजारिश को भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। प्रियंका चतुर्वेदी, सरकार का काम है जवाब देना, कम से कम हम उनसे जवाब ले तो लें। विजोन साहब, जो चीज मैं पूछ रहा था वो आपसे भी समझना चाहूंगा, क्या जो मौजूदा स्थिति दिख रही है वो इस देश की अर्थव्यवस्था में पहली बार दिख रही है, या इस तरीके के हालात पहले भी आते रहे हैं और देश इससे उभरता रहा है? ऑलवेज ये चुनौती ऑलवेज रहेगा। यू सी, इकोनॉमिकली ऑलवेज देयर इज अ साइकिल। आप ये समझ लीजिए बात को, और हम लोगों को समझना होगा कि इसको कैसे हम लोग इस चैलेंज को आगे फेस करें, यू नो। तो बराबर हम लोग ये कहना चाहते हैं कि विपक्ष हो, बिकॉज देखिए, या सत्ता में हो आप, लोग ये चाह रहे हैं कि कैसे हम इकोनॉमी एक बूम में लाए। देखिए, जीडीपी से आप नहीं, ग्रोथ से आप नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि जीडीपी डज नॉट ऑलवेज रिफ्लेक्ट द इकोनॉमिकल बूम। यू सी व्हाट रिफ्लेक्ट्स इज, यू नो, एम्प्लॉयमेंट, डेवलपमेंट। ठीक है सर, मैं आपसे बिल्कुल आपके पास आएंगे, क्योंकि और भी यामिनी जी भी हमारे साथ बनी हुई हैं। जैसा कि मैं अभी पूछ भी रही थी गोपाल जी से कि क्यों ऐसा है, आपको आप क्या समझ पा रहे हैं इस मामले में कि रोजगार के अवसर हम पैदा क्यों नहीं कर पा रहे हैं, फिर चाहे मौजूदा सरकार हो या पिछली सरकार हो? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा। अगर हम देखें, रोज़गार के जो अवसर हैं वो कंपनियां प्रोवाइड करती हैं जब वो इन्वेस्टमेंट करती हैं। अब उनके पास इन्वेस्टमेंट का रेवेन्यू तब होता है जब उनकी जो बैलेंस शीट्स हैं वो स्ट्रॉन्ग हो और उन्होंने बहुत सारा लोन ना ले रखा हो। अगर आप देखें, जब कांग्रेस के टाइम पे इन्होंने गवर्नमेंट को लिया, तब कॉर्पोरेट बैलेंस शीट्स में बहुत ज़्यादा ओवर लीवरेज थी, जो अभी तक है।
कि उन्होंने बहुत सारा लोन उठा रखा है, वो और लोन नहीं उठा सकते। इंटरेस्ट रेट गिरने के बावजूद उनकी हिम्मत नहीं है कि वो और लोन उठा सके, क्योंकि ये सरकार काफी सख्त कदम भी लिए हैं जिन लोगों ने लोन डिफॉल्ट किया हो, चाहे वो विजय माल्या का केस हो, चाहे वो पकड़ा ना हो, चाहे वो सहारा का केस हो, चाहे वो कोई और केस हो। एक और चीज देखी गई है, जब जो है सरकार कांग्रेस के टाइम से बीजेपी के टाइम पे आई, तब बैंक्स की हालत भी बहुत बुरी थी। तो मनोज जी, हमें क्या वेट करना पड़ेगा कि इम्प्लीमेंटेशन को लेकर सरकार ने जो नई अपनी देखिए इसमें सबसे जब सबसे इंपॉर्टेंट है संतुलन लाना, पॉलिसी वर्सेस इम्प्लीमेंटेशन। पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन में गैप जो है उसको कम करना। देखिए ऐसा है कि जब ये सरकार बनी थी तो जो लीगेसी कांग्रेस की सरकार से आई थी उसमें सबसे बड़ी ये थी कि जो बैंक्स की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, एनपीएस बहुत ज़्यादा था। तो जब एनपीएस काफ़ी ज़्यादा होता है तो कंपनियों को क्रेडिट देने में उनको दिक्कत होती है, तो वो समस्या आज भी है। तो इसके कारण इन्वेस्टमेंट आज भी नहीं आता। लेकिन ग्रोथ रेट का आंकड़ा अच्छा था। ग्रोथ रेट का आंकड़ा उतना अच्छा भी नहीं था। जब बीजेपी का अगर हम देखें इस पिछले 5 क्वार्टर पहले का, तो इनका भी जो आंकड़ा अच्छा था। तो ऐसे तो अगर, लेकिन बात यह है कि जब तक इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तब तक इकोनॉमी का ग्रोथ नहीं होगा, जब तक इकोनॉमी का ग्रोथ नहीं होगा जॉब्स नहीं मिलेंगे। प्रियंका जी, आपसे समझना चाहूंगा, जो सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि आप थोड़ा इंतजार कीजिए, जरूरत पड़ेगी तो हम कोई बड़ा कदम उठाएंगे, क्या विपक्ष को सरकार के इस भरोसे पर, इस दावे पर भरोसा है? गोपाल जी, आऊंगी आपके पास, मेरा सवाल है आपसे। देखिए अभी तक आपने, मैं आता हूं आपके पास गोपाल, खेद जता दूं। मैं सबसे पहले तो मैं खेद ये जता दूं कि आप लोग हमें टेलीविजन चैनल पे बहस करने बुलाते हैं, हमारी बदतमीजी करने को नहीं बुलाते हैं। तो जब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अगर आप जवाब तरीके के आप शब्द बोले, समय कम है, जो सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं उसका जवाब दे तो ज्यादा बेहतर है। कहते कि रोकें, दर्शक आपका पक्ष जानना चाहते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, हर प्रतिशत जो गिरता है, पूरा मौका दिया गया प्रतिशत जो गिरता है, जीडीपी का जो आंकड़ा गिरता है, उसमें बिलियंस ऑफ इंडियन रुपीस की बर्बादी होती है। आप कितनी नौकरियां खोई जाती हैं, वो भी ध्यान रखना जरूरी है। आप एक स्टेटिस्टिक डिस्कस कर सकते हैं। मैं बहुत सरप्राइज थी कि यहाँ पे आपके एक पैनलिस्ट बोल रहे हैं कि हमें जीडीपी ग्रोथ फिगर्स को नहीं देखना चाहिए। हर एक गिरावट ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं कि रोजगार को देखना जरूरी है। वो कह रहे हैं कि रोजगार को देखना चाहिए, ना कि सिर्फ आंकड़े को। समय कम है। प्रियंका चतुर्वेदी, गोपाल कृष्ण अग्रवाल, क्या विजन है? गोपाल कृष्ण अग्रवाल, सरकार का क्या विजन है, क्या पॉलिसी है? गोपाल कृष्ण अग्रवाल जरा बता दीजिए, क्या विजन है सरकार? गोपाल कृष्ण अग्रवाल साहब जरा बता दीजिए दर्शकों को, कैसे वो भरोसा करें आपके दावे पर? देखिए, सबसे पहली बात है कि देखिए 8 करोड़ लोगों को मुद्रा बैंक लोन दिए, ये रोजगार के ही अवसर है। दूसरी बात, जो 12 लाख करोड़ के घोटाले थे डायरेक्ट, उसमें से 9 लाख करोड़ के एनपीए के थ्रू अल्टीमेटली प्राइवेट सेक्टर को फंड तो ट्रांसफर किया है, जो खा के वो भाग गए हैं। 9 लाख करोड़ के बैंकों के थ्रू भी इन्हीं के घोटाले हैं। तो सबसे बड़ी बात थी कि जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में 60,000 करोड़ का हर साल का बचाव सरकार कर रही है। देश में सबसे बड़ी समस्या थी काला धन, भ्रष्टाचार की। समय कम है, लेकिन जो चर्चा इस वक्त यहाँ पर हुई है उसके बाद एक और बात निकल कर आई है, क्योंकि अरुण शौरी की बात करें, सुब्रमण्यम स्वामी की बात करें, यशवंत सिन्हा की बात करें, ये वो नेता हैं जिन्होंने अर्थव्यवस्था को नजदीक से समझा है। और वाजपेयी सरकार के समय में तो एक विनिवेश के लिए मंत्रालय भी बनाया गया था। अरुण शौरी को वो अहम जिम्मेदारी संभालने वाले लोग हैं जो इस तरीके की टिप्पणी कर रहे हैं। सरकार को समझना होगा, देखना होगा। लेकिन इन सब के बीच गुड इवनिंग नेशन में बहुत कुछ बाकी है। आप सबने कार्यक्रम में समय निकाला, अपनी अपनी बात कही। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का समय निकाला।